उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जोसेफ ने कहा तो जवाना ने असबात में सर हिला दिया। फिर उसने खंजर दूसरे हाथ में पकड़कर जोर जोर से पीटर के मुंह पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। 2-3 थप्पड़ पड़ते ही पीटर के चीखते हुए आंखें खोल दी और फिर कमरे में जैसे ही उसकी चीखों का तूफान सा उमड़ आया, होश में आते ही उसने दर्द की शिद्दत से बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी तुमने मेरी दरिंदगी कहाँ देखी है पीटर? मैं अभी तुमसे इंतहाई नरम अंदाज में पेश आ रहा हूँ, जवाना ने कहा तो जोसेफ के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। ये तुम्हारा नरम अंदाज है? पीटर ने हैरत से चीख कर कहा। हाँ, मैं अगर अपनी दरिंदगी पर आ जाऊं तो तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा तड़पना शुरू कर देगा, वो भी कमरे के अलग अलग हिस्सों में, जवाना ने गुर्रा कर कहा। ओह गॉड, तुम जैसा जालिम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम वाकई दरिंदे हो, बेरहम और इंतहाई खौफनाक दरिंदे, पीटर ने लरसती हुई आवाज में कहा। अब अगर मेरी दरिंदगी की इंतहा नहीं देखना चाहते तो बताओ, सच सच बताओ, अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी झूठ निकला तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी झूठ साबित होगा, जवाना ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, पीटर ने कहा। तो बताओ, कन्नस्कॉट के ऑफिस तक पहुंचने का खुफिया रास्ता कहाँ है? जवाना ने कुर्रा कर कहा। मेरे कमरे की शुमाली दीवार में एक राहदारी है, वहां कोई नहीं होता। इस राहदारी के आखिर में एक दरवाजा है, इस दरवाजे से गुजर कर जैसे ही तुम ऊपर जाओगे तुम डायरेक्ट कन्नस्कॉट के दफ्तर के दरवाजे के सामने पहुंच जाओगे, पीटर ने लरसती हुई आवाज में कहा। क्या कन्नस्कॉट इस रास्ते से आता जाता है? जोसेफ ने पूछा। नहीं, ये इमरजेंसी वे है, अगर हेडक्वार्टर में कोई खतरा हो तो कन्नस्कॉट इस रास्ते से गुजर कर यहाँ आता है और तहखाने में जाकर एक सुरंग के रास्ते इस हेडक्वार्टर से खुफिया तौर पर निकल सकता है, पीटर ने कहा। यहाँ कोई डिपो मौजूद है? हाँ, यहाँ असले का एक डिपो है जो बड़ा तो नहीं है, लेकिन वहाँ हर किस्म का असला वाफर मिकदार में मौजूद है, पीटर ने हकलाती हुई आवाज में कहा। कहाँ है डिपो? जवाना ने पूछा। तहखाने में नीचे, पीटर ने जवाब दिया। ठीक है, अब एक और बात बताओ, सुपर एजेंसी के फॉरेन एजेंट ने जो पाकिस्तान में मौजूद था उसने कन्नस्कॉट को नीले रंग का एक कदीम हीरा ला कर दिया था, वो हीरा अब कहाँ है? जोसेफ ने पूछा। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। इन्हें मालूम हो गया था कि वो गलत बयानी नहीं कर रहा। ये बताओ कि यह हेडक्वार्टर इसराइल के किस हिस्से में है और क्या इस हेडक्वार्टर के गिर्द कोई आबादी मौजूद है? जवाना ने पूछा। नहीं, हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, यह हेडक्वार्टर वीरान पहाड़ियों में मौजूद है, पीटर ने कहा। फिर उन्हें हेडक्वार्टर की लोकेशन के बारे में तफसीलन बताने लगा। उसके जख्मों से मुसलसल खून का इखराज हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी कुव्वत मुदाफियत कम होती जा रही थी, और जो जो उसकी कुव्वत मुदाफियत कम हो रही थी उसकी आवाज में भी लर्जिश आती जा रही थी। इसका रंग हल्दी की माने जर्द हो गया था। बोलते हुए अब उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई थी। वो रुक रुक कर बोल रहा था और बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो सब झटक झटक कर अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में नकाहत का दबाव बढ़ चुका था जो उसे होश की दुनिया से बेगाना कर रहा था। इस पर शदीद नकाहत तारी हो गई। अब ये मजीद हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा, जोसेफ ने पीटर की हालत देखते हुए कहा। तो फिर क्या करना है? जवाना ने पूछा। खत्म करो इसे और चलो, अब हमारे बाकी सारे सवालों का जवाब कन्नस्कॉट देगा। जोसेफ तेजी से शुमाली दीवार की तरफ बढ़ा जो स्पाट नजर आ रही थी। जोसेफ ने दीवार की जड़ के इस मखसूस हिस्से में जोरदार ठोकर मारी जिसके बारे में पीटर ने बताया था। ठोकर लगते ही सरर की आवाज के साथ ही दीवार का एक हिस्सा खुल गया और दूसरी तरफ एक राहदारी दिखाई दी। राहदारी रोशन लेकिन खाली थी, वहां वाकई ही कोई मौजूद नहीं था। आ जाओ, यहाँ वाकई ही कोई नहीं है, जोसेफ ने कहा तो जवाना ने असबाब में सर हिलाया। फिर वो खंजर पीटर के कपड़ों से साफ करके उसे जेब में डालता हुआ उसकी तरफ आ गया और वो दोनों राहदारी में दाखिल हो गए। जैसे ही वो दोनों राहदारी में आए उनके उकब में खला मौज खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों रुके बगैर तेजी से आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी ही देर बाद वो राहदारी के दूसरे सिरे पर पहुंच गए जहां एक बंद दरवाजा दिखाई दे रहा था। जोसेफ ने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा तो दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजा लॉक नहीं था। जोसेफ ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो उसे सामने सीढ़ियां दिखाई दी। दोनों दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक राहदारी में पहुंचे। इत्तेफाक से ये राहदारी भी खाली थी, वहां कोई दिखाई न दे रहा था। राहदारी के आखिर में एक कमरे का दरवाजा था। दरवाजे के बाहर एक नीम प्लेट लगी हुई थी जिस पर कन्नस्कॉट का नाम लिखा हुआ था। कन्नस्कॉट का नाम देखकर जोसेफ की आंखें चमक से उभर गई। यहां भी कोई नहीं है, आ जाओ, जोसेफ ने कहा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। जवाना ने भी उसके पीछे आने में देर ना लगाई। दोनों तेज तेज चलते हुए कन्नस्कॉट के ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर वहां किसी को मौजूद ना पाकर जोसेफ आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मार दी। दरवाजा जोरदार धमाके से खुल गया। दरवाजा खुलते ही जोसेफ और जवाना मशीन गन लिए उछलकर कमरे में दाखिल हो गए। इनका ख्याल था कि कन्नस्कॉट कमरे में किसी मेज के पीछे ऊंची निशी
नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा होगा, लेकिन कर्नल स्कॉट कमरे के दरमियान में खड़ा था। दरवाजा धमाके से खुलने की आवाज सुनकर वो जख्मी नाक की तरह मुड़ा। फिर जोसेफ और जवाना को देखकर वो यूं साकित हो गया जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उसे पत्थर का बुत बना दिया हो। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने तुम्हें यहाँ आने से रोकने की कोशिश नहीं की? कर्नल स्कॉट ने उसी अंदाज में कहा। बाहर कोई नहीं है कर्नल स्कॉट, और अगर कोई होता तो हम इसकी लाशें गिराते हुए यहाँ पहुंच जाते, जवाना ने घुर्रा कर कहा। लेकिन तुम दोनों तो ब्लैक रूम में थे, वो राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए थे। फिर तुम इन कुर्सियों से आज़ाद कैसे हो गए? और तुम हेडक्वार्टर में मौजूद मुसल्लह अफराद की नजरों से बचकर यहाँ कैसे पहुंच गए? कर्नल स्कॉट ने उसी अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे अपनी आंखों में यकीन आ रहा हो कि हेडक्वार्टर में मुसल्लह अफराद की नजरों में आए बगैर कोई किसी तरह उसके ऑफिस तक पहुंच सकता है। तुम्हारी मौत हमें कैद खाने से निकाल लाई है, जवाना ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने यकलख्त कर्नल स्कॉट की गर्दन पकड़ी और उसे उठाते हुए पूरी कुव्वत से साइड में मौजूद सोफों की तरफ उछाल दिया। कर्नल स्कॉट इस नागाहानी आफत के लिए तैयार नहीं था। वो चीखता हुआ सोफे से टकराया और सोफे समेत दूसरी तरफ उलट गया। उससे पहले के उठता जवाना बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उल्टे हुए सोफे को फलांग कर इस तरफ आ गया जहां कर्नल स्कॉट गिरा हुआ था। ब्लू डायमंड कहाँ है? बोलो वरना, जवाना ने उसकी गर्दन पर रखे बूट की नोक मोड़ते हुए कहा। बूट की नोक मोड़ते ही कर्नल स्कॉट की हालत गैर हो गई। उसका निचला जिस्म बुरी तरह से उछलने लगा। जल्दी बोलो वरना, जवाना ने इंतहाई बेरहमाना लहजे में कहा। वो कर्नल स्कॉट के मुंह से बामुश्किल निकला। इसकी गर्दन पर दबाव कम करो वरना इसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने कर्नल स्कॉट की गर्दन पर बूट की नोक का दबाव कम कर दिया। मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है ब्लू डायमंड। गर्दन में बूट की नोक का दबाव कम होते ही कर्नल स्कॉट ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें शदीद तरीन आज़ाब में मुब्तला कर दूंगा, जवाना ने धाड़ते हुए कहा। मैंने उसे आला हुक्काम को भेज दिया था, कर्नल स्कॉट ने उसी तरह चीखते हुए कहा। झूठ मत बोलो, वो हीरा तुम्हारे पास ही है, जोसेफ ने घुर्रा कर कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ब्लू डायमंड मेरे पास नहीं है, कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह सर मारते हुए कहा। फिर उसकी चीखों से कमरे की छत उड़ने लगी। जोसेफ के इशारे पर जवाना ने एक बार फिर बूट की तो मोड़ दी थी, जिससे कर्नल स्कॉट तड़पने लगा। ब्लू डायमंड के बारे में बता दो तो तुम्हें इस अजाब से निजात मिल जाएगी वरना, जवाना ने सर्द लहजे में कहा। उससे पहले कि कर्नल स्कॉट कोई जवाब देता, उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल स्कॉट का नंबर 2 क्वार्टर अपने एक साथी के साथ तेज तेज चलता हुआ अंदर आ गया। कमरे का मंजर देखकर दोनों ठटक कर रुक गए। उन्हें अंदर आते देखकर जोसेफ बिजली की सी तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने मशीन गन का रुख इन दोनों की तरफ कर दिया। खबरदार वहीं रुक जाओ वरना भून कर रख दूंगा, जोसेफ ने घुर्रा कर कहा। यह सब क्या हो रहा है? क्वार्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो उसकी आवाज सुनकर ना सिर्फ जोसेफ बल्कि जवाना भी चौंक पड़ा। ये आवाज इमरान की थी। बॉस तुम, जोसेफ ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और साथ ही मशीन गन की नाल नीचे झुका ली। हाँ, मैं तो ये समझा था कि इस बदबख्त कर्नल स्कॉट ने तुम दोनों को स्याह मुरब्बा बनाकर चट कर लिया होगा, लेकिन ये तो उल्टा तुम्हारे कदमों में चटमनी बना पड़ा है, क्वार्टर ने कहा। तो इमरान था। छोड़ो इसे, इमरान ने कहा। तो जवाना ने फौरन कर्नल स्कॉट की गर्दन से पैर हटा लिया। कर्नल स्कॉट ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्वार्टर, ये सब क्या है और ये तुम किस जबान में बोल रहे हो? कर्नल स्कॉट ने उसकी तरफ देखकर आंखें फाड़ते हुए कहा। उसी जबान में जो कुदरत ने मेरे मुंह में लगा रखी है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या तुम क्वार्टर नहीं हो? कर्नल स्कॉट ने हकलाहट ज़दा लहजे में कहा। वो बेचारा तो अपने 4 साथियों के साथ दुनिया के उस पार चला गया जहां से वापसी का टिकट ही नहीं मिलता, इमरान ने मुस्कुरा हुए कहा। क्या मतलब, क्या तुमने क्वार्टर को हला कर दिया है? कर्नल स्कॉट ने हिस्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। हाँ, वो बेचारा हेलीकॉप्टर में 4 मुसल्लह अफराद के साथ सुर्ख उकाब से मुझे बेहोशी की हालत में हासिल करने आया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं और सुर्ख उकाब पहले से फ्रांस के जंगल में उसकी घात में बैठे थे। जैसे ही वो अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आया, मैंने और सुर्ख उकाब ने मिलकर एक साथ उन पर हमला कर दिया। क्वार्टर के साथियों को हमने फौरन हलाक कर दिया था और क्वार्टर को मैंने जिंदा पकड़ लिया ताकि उससे तुम्हारे हेडक्वार्टर का हदूद राबिया मालूम कर सकूं। वो मेरे सामने ज्यादा देर जुबान बंद नहीं कर सका। उसने मुझे यह भी बताया था कि तुम्हें सुर्ख उकाब की सारी गेम का इल्म हो गया था और तुमने क्वार्टर को हुक्म दिया था कि वो मुझे हलाक करके मेरी लाश और सुर्ख उकाब को बेहोश करके तुम्हारे पास लाए ताकि तुम उसे गद्दारी की सजा दे सको। सारी हकीकत मालूम करने के बाद मैंने उसे हलाक किया, फिर उसका मेकअप करके सुर्ख उकाब और उसके मुसल्लह साथियों के साथ इसी हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंच गया। मेरा ख्याल था कि तुम तक पहुंचने के लिए मुझे इस हेडक्वार्टर में ना जाने किन किन मरहलों को अबूर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इसराइल दाखिल होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। ब्रासलों में तुम सबको पकड़ने और हलाक करने के लिए हर तरफ मौत के जाल फैला दिए थे, लेकिन सबके बावजूद तुम यहाँ इस तरह पहुंच जाओगे इसके बारे में मुझे गुमान नहीं था। ये मेरी जिंदगी में फंस गया और ये मेरा पहला मौका है कि मैंने इंसान को परखने और इसे समझने में गलती की, वरना मैं इंसानी चेहरे देखकर इंसान के दिल का हाल जान लेने की सलाहियत रखता हूँ, कर्नल स्कॉट ने कहा। सुर्ख उकाब ने तुम्हें डॉज देने के लिए जबरदस्त प्लानिंग की थी कर्नल स्कॉट। अगर उसकी प्लानिंग में मामूली सी भी खामी होती तो तुम्हारी जगह इस हाल में वो होता, इमरान ने कहा। सुर्ख उकाब ने हमारे साथ धोखा किया था बॉस, उसने हमें कर्नल स्कॉट के हवाले कर दिया था, जोसेफ ने कहा। इसने ये सब जानबूझकर किया था जोसेफ, अगर ये ऐसा ना करता तो इस वक्त ना तुम यहाँ होते और ना मैं। सुर्ख उकाब ने हमें तवील और खतरनाक रास्तों से गुजारने से बचाने के लिए ये सब कुछ किया था ताकि हम सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंच जाए, इमरान ने कहा। फिर उसने उन्हें सुर्ख उकाब की प्लानिंग के बारे में बता दिया। ओह, अच्छा किया मास्टर कि तुमने हमें सुर्ख उकाब के बारे में बता दिया, वरना हमारा यही प्रोग्राम था कि यहाँ से निकलते ही हम इसकी गर्दन दबोच लेते और उसके टुकड़े उड़ा देते, जवाना ने कहा। तो ये काम अब कर लो, ये तुम्हारे सामने ही मौजूद है, इमरान ने अपने साथ आए साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जोसेफ और जवाना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। ये सुर्ख उकाब है, जोसेफ ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, तुम क्या समझ रहे थे कि नीला या पीला उकाब है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, हम समझे थे कि ये सुर्ख उकाब का कोई साथी होगा। बहरहाल अब क्या करना है बॉस, कर्नल स्कॉट कह रहा है कि ब्लू डायमंड उसके पास नहीं है, उसने ब्लू डायमंड आला हुक्काम के हवाले कर दिया है, जोसेफ ने कहा। तुम इसकी टेंशन नहीं लो, मैं खुद ही इससे मालूम कर लूंगा कि ब्लू डायमंड कहाँ है, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। फिर वो दोनों सुर्ख उकाब के साथ कर्नल स्कॉट के ऑफिस से निकलते चले गए। अब ये बाहर जाकर तुम्हारे हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बचा देंगे, तुम्हारा खुफिया हेडक्वार्टर अब खत्म हुआ समझो। उनके बाहर जाते ही इमरान ने बड़े एतमीनान से लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब, क्या तुमने उन्हें बाहर तबाही फैलाने के लिए भेजा है, कर्नल स्कॉट ने बुकलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है वो बाहर तफरी करने या पिंग पोंग खेलने गए हैं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। इन्हें रोको, फॉर गॉड सेक उन्हें रोको इमरान, इसे कहो मेरा हेडक्वार्टर तबाह ना करे। मैंने बड़ी मुश्किलों और तवील जद्दोजहद के बाद ये सारा सेटअप बनाया है, अगर ये तबाह हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कर्नल स्कॉट ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन ब्लू डायमंड मेरे पास नहीं है, मैंने उससे डाटा निकलवाने के लिए उसे एक इस्राएली साइंसदान के हवाले कर दिया है, सर डिगलिस नाम है साइंसदान का, कर्नल स्कॉट ने कहा। किस लेबॉर्ट्री में काम करता है ये सर डिगलिस, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। B100 लेबॉर्ट्री में, कर्नल स्कॉट ने फौरन कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मैं सच कह रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। इसराइल में टोटल 30 लेबॉर्ट्रियाँ कायम हैं, जिनमें से 22 सीक्रेट हैं और 8 टॉप सीक्रेट हैं। मैं सबके नाम जानता हूँ, इन लेबॉर्ट्रियों में कौन कौन सा साइंसदान काम करता है, उनके बारे में पूरी डिटेल मेरे पास मौजूद है, कहो तो मैं इन सबके नाम बता दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल स्कॉट का रंग बदल गया। क्या मतलब, कर्नल स्कॉट ने हकलाते हुए कहा। यही कि B100 नाम की कोई साइंसी लेबॉर्ट्री इसराइल में मौजूद नहीं है। तुम ये कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इसराइल में 30 लेबॉर्ट्रियां कायम है जो सीक्रेट और टॉप सीक्रेट हैं, कर्नल स्कॉट ने आंखें फाड़ते हुए कहा। क्योंकि मैं अली इमरान MSc DSc ऑक्सन हूँ, मेरी कुव्वत शामा, कुव्वत गोयाई, कुव्वत समात और कुव्वत बसारत हर वक्त खुली रहती है, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का, कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाकर कहा। हर बात का मतलब बताने का मैं पाबंद नहीं हूं, अब बताओ तुम ब्लू डायमंड मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा और साथ ही उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर कर्नल स्कॉट का रंग मजीद जर्द हो गया। अगर मैं तुम्हें ब्लू डायमंड दे दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे और मेरे हेडक्वार्टर को तबाह किए बगैर अपने साथियों के साथ यहां से चले जाओगे, कर्नल स्कॉट ने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। इसका फैसला मैं ब्लू डायमंड देखकर करूंगा, जब तक मुझे इस बात की तसल्ली नहीं होगी कि ब्लू डायमंड से मिसाइल स्टेशन का डाटा नहीं निकाला गया है, इस वक्त तक मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। नहीं, अभी मैंने ब्लू डायमंड से डाटा हासिल नहीं किया, ये सब मैं नहीं जानता। इस बात का यकीन मुझे ब्लू डायमंड देखकर ही आएगा कि तुम्हारी बात सच है या झूठ, इमरान ने जानबूझकर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे कर्नल स्कॉट की बातों पर यकीन ना आया हो। कर्नल स्कॉट चंद लम्हे उसकी जानिब परेशान नजरों से देखता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लिया। ठीक है, मैं तुम्हें ब्लू डायमंड दे देता हूँ, उसे देखकर यकीनन तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी कि वाकई ही अभी तक उसमें से डाटा नहीं निकाला गया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी तो तुम मुझे और हेडक्वार्टर को छोड़ दोगे और यहाँ कोई नुकसान पहुंचाए बगैर लौट जाओगे। अगर तुम इसराइल से निकलना चाहो तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कर्नल स्कॉट ने शिकस्त खूटा लहजे में कहा। जोसेफ और जवाना के बाद इमरान को भी क्वार्टर के रूप में अब अपने सामने पाकर वो अपनी सारी चौकड़ियां भूल गया था।
اس کا مطلب ہے کہ بلو ڈائمنڈ تمہارے پاس یہی موجود ہے۔ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کرنل اسکاٹ نے ایک طویل سانس لیا اور سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میری میز کی نچلی دراز میں ابھی نکال کر دیتا ہوں، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ تم تکلیف مت کرو، میں خود نکال لیتا ہوں، عمران نے کہا تو کرنل اسکاٹ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران تیزی سے اس کی میز کی طرف بڑھا، پھر اس نے کرنل اسکاٹ پر نظر رکھتے ہوئے اس کی میز کی نچلی دراز کھول لی۔ کرنل اسکاٹ کاہیا انسان تھا، وہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، جبکہ عمران اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میز کی نچلی دراز میں اسے سرخ رنگ کی ایک پوٹلی دکھائی تھی۔ کیا ہے اس پوٹلی میں؟ بلو ڈائمنڈ، عمران نے پوچھا۔ عمران کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی پوٹلی دے کر کرنل اسکاٹ کی آنکھوں میں تعصب اور شگفتگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، اسی میں ہے، کرنل اسکاٹ نے مردہ لہجے میں کہا تو عمران اس طرح ہلا کر پوٹلی کا منہ کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر بلو ڈائمنڈ نکال لیا۔ بلو ڈائمنڈ سے نیلے رنگ کی تیز روشنیاں نکل رہی تھی۔ اس کی تیز روشنیوں سے ایک لمحے کے لیے عمران کی آنکھیں چندھیا گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں چندھیائیں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنل اسکاٹ نے پوری قوت سے عمران کی طرف چھلانگ لگا دی اور ایک پوری قوت سے عمران سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن عمران کی آنکھیں بند ہوئی تھی، اس کے کان، اس کا دماغ اوپن تھا۔ اسے فوراً کرنل اسکاٹ کے حملے کا احساس ہو گیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں یکے باتی کے دو فائر ہوئے اور ساتھ ہی کمرہ کرنل اسکاٹ کی تیز اور کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس کی چھلانگ لگانے کی حرکت کی آواز محسوس کرتے ہی ریوالور والا ہاتھ اٹھا کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں ہوا میں اچھلے ہوئے کرنل اسکاٹ کو لگیں۔ ایک گولی اس کے دائیں کاندھے میں پیوست ہوئی تھی، جبکہ دوسری گولی ٹھیک اس کے سر پر پڑی تھی اور یہی گولی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ وہ دھپ سے گرا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ عمران نے بلو ڈائمنڈ پوٹلی میں ڈالا، پھر اسے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا۔ افسوس، اپنی موت کو تم نے خود دعوت دی تھی کرنل اسکاٹ، ورنہ میں تمہیں واقعی ہی زندہ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ عمران نے آنکھیں کھول کر میز کے پاس کرنل اسکاٹ کی گری ہوئی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ عقاب جوزف اور جوانا واپس آ گئے، ان کے چہرے جوش سے تمتما رہے تھے۔ کرنل اسکاٹ کی لاش دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ آپ نے اسے الحاق کر دیا؟ اور بلو ڈائمنڈ؟ سرخ عقاب نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، بلو ڈائمنڈ میری جیب میں ہے، ہم نے بھی ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ جوزف اور جوانا نے بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں اسلحے کا ایک ڈپو موجود ہے، میں ان کے ساتھ ڈپو میں گیا تھا اور ہم نے وہاں سے چند ٹائم بم نکال کر ہیڈ کوارٹر کے مختلف حصوں میں نصب کر دیے۔ ان میں 20 منٹ کا ٹائم فکس کر دیا تھا، اس لیے ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہوگا، سرخ عقاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں بدستور کوارٹر کے روپ میں ہوں، سپر ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمارے لیے یہاں سے نکلنا آسان رہے گا۔ پھر وہ لوگ ٹائم بم کو سیٹ کرتے ہوئے چھت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہیڈ کوارٹر کو تباہ ہوتے دیکھ کر جوزف اور جوانا کے چہروں پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر پر چڑھتے ہی ٹائم بم پھٹ گیا تھا۔ انہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ عمران نے کرنل اسکاٹ سے بلو ڈائمنڈ بھی حاصل کر لیا تھا، جس کے لیے انہوں نے طویل جدوجہد کی تھی۔ فرانس جنگل پہنچ کر وہاں سے قبرص پہنچنے اور پھر قبرص سے واپس پاکیشیا روانہ ہونے میں اب انہیں کس وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ سب بے فکر اور مطمئن تھے۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر سرخ عقاب بیٹھا ہوا تھا، وہ انہیں لے کر تیزی سے فرانس جنگل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے احترام میں کھڑے ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیڈی گھوسٹ سے شروع ہونے والی کہانی آخرکار اپنے انجام تک پہنچ ہی گئی ہے۔ نہ صرف دونوں لیڈی گھوسٹ ہمارے قابو میں آ گئی ہیں، بلکہ ان کی غلطی سے جو بلو ڈائمنڈ اسرائیل پہنچ گیا تھا وہ بھی واپس پاکیشیا پہنچ گیا ہے۔ میں نے فورن ایجنٹ سے کہا ہے کہ وہ ایکریمیا کے کسی ٹاپ ایجنٹ کو تلاش کر کے اس سے ماسٹر گن حاصل کرے، تاکہ ماسٹر گن کی مدد سے بلو ڈائمنڈ سے میزائل اسٹیشن کا ڈیٹا نکال کر ضائع کر دیا جائے۔ بلو ڈائمنڈ سے ڈیٹا نکلنے کے بعد ہم اسے میوزیم کو واپس کر دیں گے جہاں سے اسے چوری کیا گیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اب ہمارے لیے صرف ایک ہی مسئلہ باقی بچا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مسئلہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ ممبران کے ساتھ اب کیا جائے جو X2 کے راز سے واقف ہو چکے ہیں، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرے جانے کے بعد تمہاری کسی سے بات ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، البتہ میں نے سیل فون پر انہیں میسج کے ذریعے لیڈی گھوسٹ کا کیس ختم ہونے کی اطلاع دے دی تھی تاکہ وہ مزید بھاگ توڑ نہ کرے۔ جولیا نے ایک بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھلا میں اس سے کیا بات کر سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم ایک کام کرو، عمران نے کہا۔ کیسا کام؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ چوہان، نعمانی اور خاور کی حالت کیسی ہے، وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے ہیں یا نہیں؟
नहीं, वो अभी तक अस्पताल में ही हैं, चलो उन्हें रहने दो। बाकी इन तीनों को रहने के सिवाय और बाकी सबको कॉल करके मीटिंग रूम में बुलाओ, इमरान ने कहा। मीटिंग रूम में? क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। अब मैं तुम्हें उन्हें मीटिंग रूम में बुलाने का मतलब भी बताऊं? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। ये बात नहीं है, मैं इसलिए हैरान हो रहा हूं कि आप उन्हें अचानक मीटिंग रूम में क्यों बुला रहे हैं, और क्या वो मेरे कहने पर मीटिंग रूम में पहुंच जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। X2 का हुक्म सुनकर वो ना आए, ये कैसे मुमकिन है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। किस X2 की बात कर रहे हैं आप? ब्लैक ज़ीरो ने कहा और तवील सांस लेते हुए कहा। उसी X2 की जिसकी धाक अब भी मेम्बरान पर बैठी हुई है और जो X2 की आवाज़ सुनकर ही लरस जाते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। असलियत जानने के बावजूद क्या वो अब भी X2 की आवाज़ सुनकर लरसेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने सर झटक कर कहा। हाँ, तुम उन्हें एक झाड़ पिला दो, फिर देखना वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर किस बुरी तरह लरसना शुरू कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि आपको बतौर X2 तस्लीम कर लेंगे वो लोग? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें सिर्फ इस हकीकत का पता है जो उनके सामने है। वो ये बात नहीं जानते कि X2 का असल सेटअप क्या है और X2 के नकाब के पीछे किसका चेहरा है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो पे इख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेम्बरान पर हमारी हकीकत नहीं खुली? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई हैरतज़दा लहजे में कहा। हाँ, अभी तक X2 का राज ही है। इनमें से सिवाय तनवीर के कोई नहीं जानता कि X2 कौन है। इमरान ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो शदीद हैरत की वजह से हकीकतन उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त के हालात मैं भी देखकर चकरा गया था और जो कुछ मेरे सामने हुआ था उसे मुझे भी ऐसा ही मालूम हुआ था कि सब कुछ खत्म हो गया है और तनवीर समेत सबको इसका इल्म हो गया है कि X2 का राज क्या है। मैं वाकई इस बात से हिल गया था कि अब मुझे या तो यह सारा सेटअप खत्म करना पड़ेगा या फिर रूल्स ऑफ लॉ के तहत X2 का राज जानने वालों को मौत की सजा देना पड़ेगी। जब मैं ब्लू डायमंड लेकर वापस पाकिस्तान लौट रहा था तो मैं मेम्बरान से निपटने और उन्हें X2 की भयानक सजा से बचाने का ही सोचता आया था। इस सोच में मुझे एक बात याद आई। इस बात की याद आते ही मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चुगत महसूस करने लगा कि इस कदर अहम और ज़रूरी बात मैं कैसे भूल गया था और क्यों ख्वामख्वाह मैं इमरान की जान के दर पे हो रहा था। इमरान ने कहा। कौन सी बात याद आई थी आपको? ब्लैक ज़ीरो ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर जमशेद अब्बासी कहाँ है? इमरान ने उससे उल्टा सवाल करते हुए कहा। 08 लेबॉर्ट्री में है। और कहाँ हो सकता है वो? ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। और 08 लेबॉर्ट्री हमने जिन पहाड़ियों में बनाई है वहाँ हर तरह स्पेशल चैम्बर और ख़ास तौर पर कॉल ब्लॉकर लगे हुए थे ताकि इसके इलाके में कोई भी साइंसी आला काम न कर सके और किसी को इस बात का कोई सबूत न मिल सके कि इन पहाड़ियों के नीचे पाकिस्तान के टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री काम कर रही है। इस इलाके में लगे हुए ब्लॉकर और चैम्बर्स की मौजूदगी में 500 मीटर की रेंज तक ना तो कोई साइंसी आला काम करता है और ना कोई ट्रांसमीटर और ना ही सेल फोन। अगर वहाँ कोई ट्रांसमीटर या सेल फोन ऑन होता तो वो ब्लॉक हो जाता है, ना उस पर कोई कॉल आती है और ना ही कहीं कॉल की जा सकती है। मैंने वहाँ से तुम्हें जो फ़ोन किया था वो स्पेशल सैटेलाइट सिस्टम से किया था, वरना मेरी भी तुमसे कोई बात ना होती। हाँ, ये बात मुझे भी याद नहीं रही थी, वरना इस मामले में से हमें इस कदर परेशानी ना होती। इमरान ने कहा। वो अल्लाह का लाख लाख एहसान है जिसने हमारी लाज रख ली है, वरना मैं तो ये सोच सोच कर ही पागल हो गया था कि अब X2 का क्या होगा। क्या ये सेटअप बरकरार रहेगा या फिर X2 को वाकई इस्तीफा देना पड़ेगा? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तो दे दो इस्तीफा, इससे क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि तुम ये ओहदा छोड़कर किसी गाँव में जाकर अपना घर बार बसाओ ताकि जो 2-4 साल बाद तुम्हारे घर में चियाओ मियाओ शुरू हो जाए। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो पे इख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे साथ साथ आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्यों भाई? इमरान ने कहा। ये सारी टेंशन आपकी वजह से पैदा हुई थी। आप अगर पहले ही सर लड़ा लेते कि 08 लेबॉर्ट्री के करीब कोई साइंसी आला काम नहीं करता तो ना इतना वक्त आप परेशान रहते और ना मैं। ख्वामख्वाह आपकी वजह से मेरी जान भी हल्कान हो गई थी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। शुक्र करो इस बात का कि किसको इल्म नहीं हुआ, वरना हम दोनों यहाँ वाकई ही एक दूसरे को टक्करे मार रहे होते। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। अब बात रह गई है तनवीर की, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिक्र ना करो, मैंने उसका माइंड ब्लैंक कर दिया है। वो बेचारा सब कुछ भूल चुका है। मैं तो मौके का फ़ायदा उठाकर इसके दिमाग से जूलिया का ख्याल भी निकालने की कोशिश की थी। जब वो होश में आए और जूलिया उसके सामने आए तो वो उसे अपनी बहन समझना शुरू कर दे, लेकिन अफसोस इस मामले में वो इंतहाई हार्ड माइंड वाक़या हुआ है। 1000 कोशिशों के बावजूद मैं उसके दिमाग से जूलिया का ख्याल ही नहीं निकाल सका। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। तो क्या अब तनवीर नॉर्मल हो गया है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, मैंने उसके जहन में वो सारी बातें हज़फ कर दी हैं जो उसने 08 लेबॉर्ट्री के बाहर सुनी थी, लेकिन उसे अभी 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा। 3 दिनों बाद जब वो होश में आ जाएगा तो उसके माइंड में X2 का राज दफन हो गया होगा।
X2 के राज की मौत, गुड शो। ये सुनकर वाकई अब दिल हल्का हो गया है। अब मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इस राज की मौत ना होती तो फिर मैं तुम्हारे इत्मीनान और सुकून का पूछता, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। सीटा का क्या किया है, वो भी तो X2 के राज से वाकिफ है, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मुझे मुश्किल तो हुई थी, लेकिन मैंने उसका माइंड भी सेट कर दिया है। वो एक काबिल और ज़हीन साइंसदान है। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर नेगेटिव अंदाज में काम किया था। अगर उसकी सोच पॉजिटिव हो जाए तो वो मुल्क को कौम की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी ज़हीन और काबिलिटी साइंसदान को हलाक करना मेरे बस में नहीं था। इसलिए मैंने X2 की हकीकत के साथ साथ उसके दिमाग में उसकी सारी नेगेटिव सोच का भी खात्मा कर दिया। अब वो भी पाकिस्तान के लिए काम करेगी और अपनी ज़िंदगी मुल्क को कौम के लिए वक्फ कर देगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। अब मैं अगर मेम्बरान को मीटिंग को कॉल करूं तो इसका एजेंडा क्या होगा, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मेम्बरान को लेडी घोष से शुरू होने वाली तमाम बातों से बाखबर कर दो। उन्हें ब्लू डायमंड की वापसी का भी बता दो ताकि उनके जहनों में कोई शक न रहे, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं बुला लेता हूं उन्हें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर प्रेस करने लगा। नंबर प्रेस करते ही उसने लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस, राब्ता मिलते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। X2, ब्लैक ज़ीरो ने X2 के मखसूस अंदाज में कहा। ओ यस चीफ, जूलिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। उसका मौतबाना लहजा सुनकर ब्लैक ज़ीरो को यूं महसूस हुआ जैसे वाकई उसके सर से मनो बोझ उतर गया हो। इसके दिल में X2 का राज ओपन होने का जो खौफ था, जूलिया की आवाज़ सुनते ही ख़त्म हो गया। मेम्बरान को लेकर मीटिंग हॉल में पहुंचो, लेडी घोस्ट के केस के हवाले से ब्रीफिंग देनी है, X2 ने करख्त लहजे में कहा। ओह यस चीफ, हम सब भी इंतजार में थे कि लेडी घोस्ट का केस खत्म हो गया है, लेकिन आपने हमें इसकी तफसीलात नहीं बताई, जूलिया ने कहा। इसलिए तुम्हें कॉल की है। 1 घंटे बाद तमाम मेंबर्स को मीटिंग हॉल में होना चाहिए, ओवर एंड ऑल। मैं बहुत खुश हूँ इमरान साहब। जूलिया से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे X2 को एक नई जिंदगी मिल गई हो, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। इस खुशी में मुझे मेरा चेक देना ना भूल जाना, इमरान ने कहा। चेक? कौन सा चेक, ब्लैक ज़ीरो ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अरे, मैंने जोसेफ और जवाना के साथ मिलकर ब्लू डायमंड हासिल करने के लिए इसराइल में जो मिशन मुकम्मल किया है उसका चेक, और इस मिशन में जोसेफ और जवाना ने भी काम किया है, इसलिए चीफ X2 को मेरे साथ साथ जोसेफ और जवाना के नाम के भी चेक देना होंगे, 3 बड़े बड़े चेक, इमरान ने कहा। अगर मैं आपको चेक देने से इनकार कर दूं तो आप क्या करेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। करना क्या है, मैं तनवीर के दिमाग को फिर उस पोजीशन पर ले आऊंगा ताकि वो मेम्बरान को तुम्हारी हकीकत से आगाह कर दे, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मतलब कि आप अपने हाथों से X2 के राज का फांडा फोड़ेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। जब तुम चेक देने से इनकार करोगे तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना तो पड़ेगा। अब सोच लो, तुम्हें चेक देकर अपना राज बचाना है या फिर वाकई गांव जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो के हलक से बेइख्तियार कह के उमड़ पड़े, भरपूर खुशी के कह के। Like, comment, share, press the bell icon